तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मैं आ चुका हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और आज यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर खुद को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो इस पैराग्राफ के माध्यम से अपने इंग्लिश सेशन में, अपने इंग्लिश राइटिंग में, अपने इंग्लिश के सीखने के स्किल में आप अपने आप को कैसे इंक्रीज इन्हेंस कर सकते हो खुद को। तो देखिए, हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ थी वो आपको लिखने के तरीके पे बेस्ड थी। कुछ वीडियो लिखना मैंने बताया था, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखने के लिए बताया था कि कैसे आप खुद को इन्हेंस कर सकते हो, कैसे आप लिखना शुरू करोगे। और उस पे मैंने आपको थोड़ा-सा पेज पढ़ाया था। कुछ पढ़ाया था, उस पे क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था आपको लिख के लाने के लिए। लेकिन आज जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, उस पे आपको बाकायदा मैं आपको वे क्वेश्चन भी दूँगा लिखने के लिए और उस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मैं हाज़िर हो जाऊँगा कि आपने कैसे लिखा खुद अपने आंसर को और मेरी आंसर किस तरह है। आप में और मेरे आंसर में कैसे एक डिफरेंस आ रहा है, कैसे तो उसको उस गैप को कैसे आप भर सकते हो, मैं अगले वीडियो में आपको वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करूँगा। पहले यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ये देखिए, मैं आपको कहीं से भी ये जो पोर्टुगीज़ वगैरह ये कुछ भी लिखा है, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये कहानी के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझिएगा ये। क्योंकि मुझे ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। मेरा बस इरादा ये है कि मैं आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से बस ये बताऊँ कि हाँ, आपको कौन-कौन सी वोकैब्स को इकट्ठा करनी है, आपको कैसे समझना है, आपको इंग्लिश पे कैसे कमांड लाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ को पढ़ो, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे पैराग्राफ्स जो है पढ़ेंगे और जितना हो सकेगा आज पैराग्राफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा पैराग्राफ करूँगा तो समझो कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दूँगा वो कम से कम 100 एंड 120 150 वर्ड्स में कम से कम लिखने होंगे अपने अपने खुद से। छापना नहीं है, बस खुद से लिखना है। जो भी कुछ लिख सकते हो आप, आपको लिखना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने पैराग्राफ से, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कह रहा है फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्टुगीज। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि जब कैसे पोर्टुगीज हेडक्वार्टर्स के यहाँ तक मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो कि कैसे जो नीनो डी कूना था उसने पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए लोकल एरिया पे हुगली के चारों ओर पुर्तगालों को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसने भी कुछ हद तक पुर्तगाल को सेट करने में इंडिया में मदद की थी, ठीक है? हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग ये जो आगे की पैराग्राफ है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये इसे बस एक कहानी के तौर पे, चूँकि ये हिस्ट्री है, इसलिए आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको एक कहानी के तौर पे नोवेल मिल रहा होगा। अगर मैं द हिंदू आपको उठा के बताता ना, तो आपको द हिंदू में कुछ कहाँ इसका ओर है, छोर है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं एक नोवेल की तरह आपको पढ़ाना बता रहा हूँ कि आप इस नोवेल को कैसे आप पढ़ोगे, कैसे एक नोवेल की तरह आप समझोगे और कुछ कैसे उस पे आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। आपको बस अपने अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हम लोग आगे यहाँ से देखते हैं, ठीक है? इन इंडिया, एक्सेप्टिंग गुजरात which was ruled by the powerful Muhammad Vigara या बगेड़ा from 1458 to 1511, the northern part was much divided among many small powers. देखिए, जो इंडिया में जो पुर्तगीज आए उस टाइम पे क्या था ऐसा कि ये जो गुजरात का रूलर, जो गुजरात के रूलर्स थे, वो बगेड़ा रूलर्स, उस टाइम पे महमूद बगेड़ा रूल करता था, ठीक है? तो वो जो गुजरात का जो प्रोविंस था ना, वो कुछ हद तक एक संगठित था, कंसोलिडेटेड था। और हाँ गाइज, एक और चीज़ बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको वोकैब बताया होगा, उसको ज़रूर आप लोगों ने यूज़ किया होगा अपने लिखने में, या फिर आपने उसको एक बार देखा होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है वोकैब्स को। प्लीज़ आपको याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। प्लीज़ अगर आपको याद करना है तो प्लीज़ इस चैनल को आप छोड़ के चले जाइए। मैं याद कराने के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ। आपको बस आपको लिखना है उसे और लिख के एक-एक बार देखना है उसको, वो याद नहीं करना है, उसको देख के यूज़ करना है कि कंसोलिडेट का मतलब अगर संगठित होता है, तो हम संगठित को अपने पैराग्राफ में कैसे यूज़ करेंगे, अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे याद करने वाली सिस्टम मेरे पास नहीं होती है, आपको मैं बता दूँ, आपको बस देखना है, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कंसोलिडेट और जो भी कुछ भी मैंने वर्ड्स आपको वोकैब दिया होगा, उन्हें आप उस वोकैब्स को आपने रिमेंबर किया होगा, एक बार देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मोहम्मद बगेड़ा था, तो 1458 से 1511 तक उसने मतलब राज किया और काफ़ी हद तक उसकी जो किंगडम थी वो कंसोलिडेटेड थी, यानी कि बड़ी थी, बिग थी, ठीक-ठाक थी। लेकिन एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? देखिए, एक होता है ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है सहमत, मतलब मान लेना, एक्सेप्ट करना। दूसरा होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट AEXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, ठीक है? के अलावा, इसका मतलब हो गया
को छोड़कर, इसको ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा को छोड़कर, इसका मतलब इस एक्सेप्ट का मतलब, ठीक है, लिख लीजिएगा गाइस किसी को ना पता हो तो। और एक होता है एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि किसी से उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब अगला कह रहा है कि मतलब गुजरात को छोड़ के जो नॉर्दर्न इंडिया थी वो काफी ज्यादा छोटे 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 भागों में डिवाइडेड थे, ठीक है। अगला कह रहा है द बहमानी किंगडम वाज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम्स, जो बहमानी किंगडम था वो भी काफी छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो गया था, टूट गया था। नन ऑफ द पावर हैड अ नेवी वर्थ इट्स नेम नॉर डिड दे थिंक ऑफ डेवलपिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ, ना ही किसी के पास नेवी की पावर ज्यादा थी अच्छी से, और ना ही किसी ने सोचा कि चलो हम नेवी को डेवलप करते थे, जबकि इनकी एरिया जो थी वो कोस्टल एरियाज थी। गुजरात हो गया, बहमानी किंगडम हो गया, ये काफी ये कोस्टल एरिया थी। नेविगेट मतलब वहाँ पे देखे पोर्ट्स वगैरह, सूरत की पोर्ट्स थी, काफ़ी ज़्यादा कोचिंग वगैरह थी, वो पोर्ट्स थी उस टाइम पे, एरिया काफ़ी कोस्टल एरिया थी, व्यापार वगैरह उस टाइम होता था। फिर भी इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इनको अपने नेवी पे नेवी को स्ट्रेंथन करना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। कह रहा है कि डेवलपिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ, कह रहा है लिमिटेड द नेविगेशनल रीच ऑफ द चाइनीज शिप, नहीं सॉरी इन द फार ईस्ट। अब देखिए इन द फार ईस्ट, वहीं दूर पूर्व में, इसका मतलब हुआ इन द फार ईस्ट, दूर दूर पूर्व में, फार का मतलब होता है दूर, द इंपेरियल डिक्री ऑफ चाइनीज इंपेरर। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स ऐसे मिले जो आपको हमेशा हमेशा लिखने के टाइम पे काम में आएंगे। माफ कीजिएगा, ये जो है ना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा पूरा, ये हिल रहा है पूरा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन द फार ईस्ट द इंपेरियल डिक्री ऑफ चाइनीज इंपेरर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच ऑफ द चाइनीज शिप। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको दूंगा, एक है इंपेरियल, इंपेरियल का मतलब होता है राजशाही, ठीक है। और डिक्री का मतलब होता है डिक्री, DECREE, डिक्री का मतलब होता है आज्ञा, आदेश, ठीक है, आदेश पत्र, ठीक है। तो ये हो गया। तो पूर्व दूर में जो मतलब हमारे से तो पूर्व में ही है ना चाइना, चाइना के इंपेरर ने क्या किया, एक डिक्री दिया था। क्या दिया था, एक डिक्री मतलब एक आदेश दिया था। तो उससे क्या होता था कि जो नेविगेशनल शिप थी वो उधर ही सिमट के रह गई थी। अब अगला कह रहा है इन द इंपेरियल डिक्री ऑफ द चाइनीज इंपेरर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच ऑफ द चाइनीज शिप। चाइनीज शिप को भी मतलब चाइनीज शिप भी इधर उधर मतलब अपने ही एरिया में वो लोग रह रहे थे, ठीक है। As regards the Arab merchants and ship owners who until then dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and unity of the Portuguese. देखिए चाइनीज भी उधर ही रह गए, चाइनीज लोगों ने भी इधर इंडियन ओशन में आने की गुनाह नहीं करा। और देखिए अरब्स ने भी कभी सोचा नहीं कि चलो हम लोग नेवी को स्ट्रेंथन करते हैं, नेवी को थोड़ा पावरफुल बनाते हैं, और सोचा भी तो बहुत लेट से सोचा। तो इससे क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज थे उनको एक बहुत पहले से ही उनको एक मतलब एडवांटेजियस पोजीशन मिल गया, और उनके मैच में कोई नहीं रह गया आपको टक्कर में, मतलब कह सकते हो नेवी के मामले में। मोर ओवर द पोर्टुगीज हैड कॉमन कैनोन्स प्लेस्ड ऑन देयर शिप। अब देखिए कैनोन्स का मतलब होता है गोला बारूद, मतलब जो उनके पोर्टुगीज थे उनके शिप में क्या होता था, वो बारूद रहता था, और बारूद के साथ साथ वो रहता था तोप रहता था, ठीक है। अंदर उनके तोप रहता था, वो तोप से उसी में फाइट कर लेते थे, ठीक है। ये था, ऐसा सीन था। अब अगला कह रहा है तो ये जो था वो फेवरेबल कंडीशन ऑफ द पोर्टुगीज था, ये ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ था, उसके ऊपर था पूरा। अब अगला कह रहा है पोर्टुगीज स्टेट। अब इसके बारे में देख लेते हैं। द जनरल टेंडेंसी इज टू अंडरस्टिमेट द पोर्टुगीज होल्ड इन इंडिया। The general tendency is to underestimate the Portuguese hold in India. However, the Estado Portuguese da India, state of the Portuguese India, was in fact a larger element in Indian history than it is given credit for. अब देखिए ये यहाँ पे हमने पढ़ा, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने पढ़ा। देखिए हमारे जो इंडियन रूलर्स थे, इसका इस पैराग्राफ में मतलब समझिए, हमारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने पोर्टुगीज जो पावर थी, पोर्टुगीज जो इन्फ्लुएंस थी उसको अंडरस्टिमेट कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, हालांकि जो पोर्टुगीज जो मतलब स्टेट ऑफ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था वैसे ही पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो वो क्या था, वो काफी लार्जर एलिमेंट था, वो ऐसा छोटे मोटे चीज नहीं था, वो छोटा मोटा नहीं था, वो आप हमारे आपके देखने से वो छोटी एक पावर थी, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत हद तक पावरफुल स्टेट के रूप में इंडिया में आके जम के बैठ गई थी। और हम लोग जो सोचते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों के माइंड में, उन लोगों ने हमारे इंडिया में प्लानिंग करी हुई थी वो करने की। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिससे पोर्टुगीज ने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए,
अगला कह रहा है मेनी ऑफ द कोस्टल पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैड कम अंडर पोर्टुगीज पावर विद इन 50 ईयर्स ऑफ वास्को ड गामा's अराइवल। देखिए वो लोगों को जितना हम अंडर एस्टिमेट किए, उन लोगों ने उतना फास्ट अपना प्रोग्रेस इंडिया में किया। क्या हुआ, 50 सालों के अंदर अंदर मेनी ऑफ द कोस्टल पोर्ट्स, जो कोस्टल पोर्ट्स थे, मतलब पोर्ट्स, उसको क्या बोलते हैं यार, बंदरगाह, जो कोस्टल बंदरगाह थे, 50 सालों के अंदर अंदर, वास्को डेगामा के आने के 50 साल के अंदर अंदर में पोर्टुगीज पावर ने काफी सारे पोर्ट्स को अपने अपने कब्जे में कर लिया। अगला कह रहा है द पोर्टुगीज हैड ऑक्यूपाइड सम 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा। 60 माइल्स कोस्ट को जो है गोवा के इर्द गिर्द में उन्होंने क्या हुआ, हथिया लिया था। और आपको ये चीज याद होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि गोवा को किससे पुर्तगालों ने छीना था। आपको मैं बता दूं कि सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, गोवा को उन लोगों ने उससे छीना हुआ था, ठीक है। और इस किसके काल में किया था, आपको बता दूं, अल्बुकर्क। आप लोग याद रखना, इस अल्बुकर्क नहीं, वो अल्बुकर्क नहीं देख सकते हो यहाँ पे, यकीन नहीं होगा आपको तो, सुल्तान ऑफ बीजापुर से उसने गोवा को छीना था, गोवा और सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में अल्बुकर्क ने, ठीक है। याद रखना आप लोग, इस पर भी मतलब इसको आप यूज कर सकते हो। अब अगला कह रहा है कि ऑन द वेस्ट कोस्ट from Mumbai to Daman and Diu to the approaches to Gujarat, hundreds of towns and villages। देखिए hundreds of towns villages, मुंबई से लेके दमन एंड दीव तक, गुजरात तक उन लोगों की जो है कारोबार फैल चुकी थी और टाउनों को अपने कब्जे में वो ले चुके थे। जैसे वो कर वसूलना, ये वो हाबी जाबी करना, ठीक है। कह रहा है इन द साउथ दे हैड अंडर them a chain of seaports, fortresses and trading ports like Mangalore, Kannur, Cochin and Calicut। साउथ में कालीकट था, मंगलोर था, कोचिंग था, मंगलोर था, कन्नौर था, ये सारी मतलब जो पोर्ट थी वो उनके ही अंडर में थी। अगला कह रहा है एंड दो, अब देखिए यहाँ पे अगर किसी को दो का मतलब ना पता हो तो वो मैं बता दूं। देखिए दो का मतलब होता है हालांकि, एंड दो हालांकि देयर पावर इन मालाबार वाज नॉट कंसोलिडेटेड। देखिए फिर से कंसोलिडेटेड आ गया, देख लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको अपने वर्ड्स पर पकड़ बनानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंसोलिडेट का मतलब होता है संगठित होना, संगठित करना। तो देखिए हालांकि जो मालाबार कोस्ट है, देखिए साउथ में तो बना लिया था, जो मालाबार कोस्ट है यानी कि जो आपको ये महेंद्रगिरी पर्वत, ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट के इस वाले एरिया को मालाबार कोट बोलते हैं, इधर वाले साइड को, मतलब ईस्ट वाले साइड को, ठीक है। तो वो जो मालाबार पोर्ट था उधर उनकी जो पकड़ थी उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है गाइस, उधर उतनी ज्यादा उनकी पकड़ जो है वो नहीं थी। एक मिनट गाइस, अब अगला मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। कह रहा है द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्दर मिलिट्री पोर्ट्स, देखिए यहाँ पे इट वाज इनफ टू इंश्योर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द लोकल रूलर्स हु हेल्ड द स्पाइस ग्रोइंग लैंड। और मालाबार पे न होते हुए भी कोई दिक्कत नहीं था उन लोगों को। मंगलोर, कोचिंग, कैन्नौर, कैलीकट, ये 4-5 ऐसे पोर्ट्स थे जहां से वो लगभग सारा चीज जो है वो कर लेते थे, ठीक है। तो कह रहा है द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश फर्दर मिलिट्री पोस्ट्स एंड सेटलमेंट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट एट सेंट थॉमस इन चेन्नई, नागापट्टिनम इन तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु ने भी चेन्नई में भी बाद में उन्होंने सेंट थॉमस करके वो पोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर ही लिया। अगला कह रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th century a wealthy settlement had grown। और 16 सेंचुरी के लास्ट लाख आते आते एक बहुत ही हेल्थी, एक बहुत ही वेल्थी सेटलमेंट पोर्टुगलों के लिए यहाँ पे हुगली और वेस्ट बंगाल की तरफ से होते हुए पूरा लगभग ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की तरफ उन लोगों ने अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश कर लिया था। अगला कह रहा है इनवॉइस एंड एम्बेसडर्स वेर एक्सचेंज बिटवीन गोवा एंड मेनी ऑफ देयर मेजर किंगडम्स इन इंडिया ऑफ दैट टाइम। जो गोवा उन लोगों के हाथ में था, तो गोवा का अच्छा हाँ देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे इनवॉय का मतलब होता है राजदूत, किसी को मतलब ना पता हो, राजदूत, ठीक है। एम्बेसडर वो भी राजदूत ही की श्रेणी में आता है। एक्सचेंज बिटवीन गोवा एंड मेनी ऑफ द मेजर इंडियन किंगडम्स, तो जो राजदूत थे वो एक दूसरे से अदला बदली रहते थे। आज भी जैसे हमारे फॉरेन में होता है, हमारा जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में रहता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी एम्बेसी है, वैसे वैसे उस टाइम ट्रीटीज, ट्रीटी का मतलब अगर किसी को ना पता हो तो होता है समझौता, एग्रीमेंट। Treaty were signed between Goa and Deccan Sultans in 1570 in 1570 which were regularly renewed as long as their kingdoms lasted। और ये जो ट्रीटी हुई थी 1570 में डेक्कन और गोवा के बीच, वो हमेशा रिवाइज की जाती थी कि हाँ हम आपके मित्र हैं, हम आपके जो भी है हम हेल्प करेंगे, ये वो 10 को,
ठीक है। द पोर्टुगीज ऑलवेज हैड अ रोल टू प्ले इन द सक्सेसिव बैटल्स फॉर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन विजयनगर एंड दक्कन सुल्तान। और पुर्तगालियों ने हमेशा अपना पैर फंसाया है किस किस चीज, इनकी उनकी देखो आप कितना ज्यादा वो एस्टेब्लिश कर चुके थे खुद को कि उन्होंने विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच होने वाले जो भी कन्फ्लिक्ट थे उनके बीच हमेशा बैलेंस ऑफ पावर को लेके अपना पैर अड़ा के उनके बीच का वो जो भी है अपना किया हुआ है, धाया है। ठीक है, कह रहा है बिटवीन द डक्कन एंड मुगल्स, अब डक्कन और मुगल के बीच भी अगर लड़ाई होती थी तो बीच में आते थे, वो किसी को हेल्प करते थे, किसी को नुकसान पहुंचाते थे। एंड बिटवीन द मुगल्स एंड मराठास, मुगल्स और मराठा के बीच भी उन्होंने अपने टांग को अड़ाया और फंसाया, वो किया सब। इंटरेस्टिंगली the Portuguese, the first European to come to India, were also the last to leave this land. वो जितना पहले वो आए उतना ही बाद में हो गया, यानी 1961 में वो हमारे इंडिया को छोड़ के गए थे। 1961 बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर्ड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम देम। और ये 1961 की बात है जब उन लोगों से हमारे इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा, दमन और दीव को कैप्चर किया और तब वो लोग गए। हालांकि ये बस प्रीटेक्स्ट हो सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन इस पर बनेगा, क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी से दैट द पोर्टुगेज पावर हैज टोटली एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, व्हाट वेर देयर मेजर अचीवमेंट्स इन इंडियन कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन है 110 वर्ड्स में कम से कम आपको लिख के आना है। आखिर किस तरह से वो लोग खुद को अपने आप को स्थापित कर लिए, क्या क्या वजह रही, ठीक है, आखिर क्या क्या ऐसी चीजें उन्होंने की, क्या ऐसी चीजें उनके पास गेन हो चुकी थी जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो लोग खुद को एस्टेब्लिश कर चुके थे। ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया है और इस क्वेश्चन को आपको लिख के आना है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।